हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। आज हम आगे स्टडी करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी एंड वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्विकली मैं आपको बता दूं, हमने स्टडी कर लिया था ऑर्बिट्स क्या होते हैं और किस तरीके से नंबर ऑफ द शेल्स जो है वो, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप यानी कि आप कहाँ से गए, हीलियम से लेकर आप रेडॉन की तरफ गए, ठीक है, और जैसे फ्लोरीन से लेकर आप एस्टेटाइन की तरफ गए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ द शेल्स इंक्रीज होता जाता है डाउन द ग्रुप। बट अक्रॉस अ पीरियड जब हम बात करते हैं लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। फिर हमने दूसरी बात की थी हमारी वैलेंसी की, और वैलेंसी से हमने देखा था कि किस तरीके से जो आपके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं ये लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। जैसे कि इनके आउटरमोस्ट शेल में यूजुअली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेते हैं। वैसे ही जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन्हें भी स्टेबल होना है, तो जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से दो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर बन जाते हैं। जैसे बेरिलियम जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी नियरेस्ट कौन है इसके, हीलियम है, उसके बराबर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला था कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं ज़्यादा, ठीक है। और वैसे ही जो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में थे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फैमिली, ये तीनों के मेंबर्स हमने देखा है कि ये मोस्टली टेंडेंसी होती है इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, क्योंकि ये अपनी नोबल गैस के थोड़ा ही दूर है ना। फ्लोरीन को बस एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, नियॉन बन जाएगा। ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन लेने की देर है, नियॉन बन जाएगा। और नाइट्रोजन को सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये नियॉन बन जाएगा। बट अगर हम यहीं पे कार्बन को देखें तो कार्बन हमें पता है इसके पास सबसे बाहर वाले शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे चार इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, ना तो ये लूज़ करेगा ना तो ये गेन करेगा, ये शेयर करेगा, क्योंकि इसके लिए कहीं भी फ़ायदा नहीं है। चार इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हीलियम बन जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नियॉन बन जाएगा, बराबर हिसाब है। तो ये शेयरिंग में बिलीव करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये आपको एक सेपरेट फील्ड इसकी पढ़ने को मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, तो उसे भी हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी वैलेंसी का आपको पता चल गया है किस तरीके से निकालते हैं हम, है ना। तो वैलेंसी निकालने का जो एक्चुअल तरीका है, मतलब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन एक्सेप्ट करेगा कौन डोनेट करेगा, बट अब हम वैलेंसी को कैसे निकालेंगे। आपको अगर पूछे कि भाई सो एंड सो एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी आप बताइए, तो वैलेंसी निकालने का सबसे इजी तरीका होता है यही। हमने जब डेफिनेशन की तो हमने उसमें क्या कहा, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो हमने देखा कार्बन के बाहर वाले शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स है और ये चार इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसकी वैलेंसी चार हो गई। नाइट्रोजन के बाहर वाले आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो एटॉमिक नंबर इज 7, तो हम इसको कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की टर्म्स में 2,5। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 है, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बट वैलेंसी नहीं है। ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में डिफरेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में पड़े हुए हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। Electrons in the outermost shell is known as the valence electrons. But what is valency? Valency is the combining capacity, the electrons that can be accepted or donated or shared by an atom, that is valency, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट वैलेंसी क्या होगी, अब ये 5 से 8 बनना चाहता है ना, क्योंकि नियॉन के पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन टोटल, यानी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 2,8। तो नाइट्रोजन 2,5 से 2,8 बनना चाहता है, तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं हमेशा 2 2, ठीक है। अब 5 से 8 बनना है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो ये क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है ना। और हीलियम क्या है, देखो नाइट्रोजन के सबसे नज़दीक दो, मतलब इसके नज़दीक दो नोबल गैसेस है, एक तो नियॉन हो गया 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इससे पीछे वाली कौन सी है, हीलियम, जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो या तो ये क्या कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके हीलियम के बराबर बन जाए, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके
नियॉन के बराबर बन जाए। तो ये क्या करता है, इसके लिए इजी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन देना इजी है या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, राइट। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो यहाँ पर जो वैलेंसी आएगी इसकी वो होगी 3, समझ गए। 5 क्या है नाइट्रोजन के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट वैलेंसी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी। मैंने कहा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड, डोनेटेड और शेयर्ड बाय एन एटम, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी इसकी यहाँ पे कितनी हो गई, 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, समझ के, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का। तो अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज़ 4, यानी कि क्या है ये 2,2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके अराउंड, इसके पीछे वाली कौन सी नोबल गैस है, हीलियम। हीलियम के पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2। इसके आगे कौन सी है नोबल गैस, दैट इज नियॉन, 2,8। अब देखो 2,2 से हमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इससे या तो 8 बनाना है या तो इनको लूज करके सिर्फ 2 रहना है। 2 ऑप्शन है ना इसके पास। ये हमेशा स्टेबल गैसेस बनने की कोशिश करेंगे हमारे, ठीक है, एलिमेंट्स। तो बेरिलियम या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन के बराबर बन जाए या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम के बराबर बन जाए। तो ये क्या करता है, क्या है इसके लिए ईजी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा ईजी है, तो ये -2 इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा और बन जाएगा हीलियम के बराबर, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने से तो ज़्यादा इजी ये है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। क्यों हो जाएगी 2 इसकी वैलेंसी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है स्टेबल होने के लिए। तो जब भी ये रिएक्ट करेगा ना तो ये एकदम से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये रिएक्ट करेगा तो एकदम से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे नाइट्रोजन जब भी रिएक्ट करता है तो ये एकदम से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, समझ गए। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी हो जाता है नाइट्रोजन के लिए, इसलिए इसको हम वैलेंसी कहते हैं, समझ गए, ठीक है। बट आपने याद रखना है, हम जब भी वैलेंसी की बात करते हैं इसमें हम ना तो प्लस साइन लेते हैं ना तो माइनस। जैसे मैंने कहा ना, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, बट जब हम इसकी वैलेंसी की बात करेंगे तो हम सिर्फ 3 कहेंगे, हम -3 नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वैलेंसी क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है बस, ठीक है। तो वैसे ही बेरिलियम के लिए वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, मतलब ले लिया, ठीक है। तो ऐड हो गए इसलिए प्लस लिख लिया, बट इसकी वैलेंसी क्या होगी, सिर्फ 3 लिखेंगे हम। वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, माइनस और प्लस हम इसमें यूज़ नहीं करते। चाहे कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चाहे शेयर कर रहा है, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है ना, नंबर ऑफ वैलेंसी इन आउटमोस्ट शेल। अगर आउटमोस्ट शेल में, ये देखो एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, सिंपल जो चीज़ जिस तरीके से वैलेंसी निकालनी है, अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आए तो आपके जब भी आउटमोस्ट शेल में एक अगर इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 है या 4 है, सपोज करो 2,1 यानी कि लिथियम है ना, और 2,2 जैसे कि बेरिलियम है, तो इनके आउटमोस्ट शेल में क्या है, 1 और 2 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 और 2। तो इनके केस में वैलेंसी उतनी ही होती है जितने ये हैं। जैसे 2,1 के केस में आउटमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वैलेंसी 1 ही होगी। और बेरिलियम के केस में 2,2 है, आउटमोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया, तो यहाँ पे यही इसकी वैलेंसी बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे बोरोन की, 2,3, तो 3 की इसकी क्या बन जाएगी वैलेंसी, 2,4 कार्बन का है ना, एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन में भी वैलेंसी 4 बन जाएगी। बट यहाँ पर आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सब कहाँ तक चलता है, सिर्फ 2,4 यानी 4 तक। आउटमोस्ट शेल में 1 होंगे तो 1 वैलेंसी, 2 होगा 2 वैलेंसी, 3 होगा 3, 4 होगा तो 4 वैलेंसी, ठीक है। बट अगर इससे ज़्यादा बढ़ गए, जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा था, नाइट्रोजन का क्या था 2,5, तो यहाँ पर वैलेंसी क्या, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए। तो यहाँ पर वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 5 से 8 बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो हम 3 इसकी वैलेंसी मानते हैं, राइट। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, 8 - 5 कर दो, है ना। अगर 4 से ज़्यादा है बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो उनको -8 कर दो, उतनी आपकी वैलेंसी बन जाएगी। तो इस केस में 3। अब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन इज़ 2,6।
अब इसकी हमने वैलेंसी निकालनी है ना। इसके पीछे का आप वो रीज़न समझ गए ना, हम 8 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये 8 बनने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का है 2,6, रट्टा नहीं लगाना है कुछ भी। मैंने क्यों ये सीरीज़ लाई है, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, ताकि आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाए। तो 2,6 है ऑक्सीजन की वैलेंसी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं, तो 8 बनने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये 2,8 बन जाएगा, है ना। तो ये 2 इसकी वैलेंसी हो जाती है। अब इसी को हम फॉर्मूले से अगर निकालें तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ठीक है 4 से ज़्यादा है बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस जो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में 6, तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना। ऐसे ही अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का क्या है 2,7, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको 8 हमें पता है 4 से ज़्यादा है बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 8 माइनस 7 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, दैट इज़ 1। और वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव रहती है क्योंकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। तो ये इसमें ना नेगेटिव यूज़ होगा ना इसमें प्लस साइन यूज़, मतलब कुछ और साइन यूज़ होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सार इसी में है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। हमने कहा अभी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके से बनाया गया है कि हर एक पीरियड के बाद, कुछ इंटरवल के बाद वापस जब एलिमेंट आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम आया तो लिथियम वापस से हाइड्रोजन के नीचे आया, फिर उसके बाद नियॉन के बाद सोडियम वापस से लिथियम के नीचे आया, तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होंगी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम की, है ना। और वैसे ही बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ रहा है वापस से, है ना, घूम फिर कर इतने सारे एटॉमिक नंबर के बाद फिर से कैल्शियम कहाँ आया, मैग्नीशियम के नीचे, तो इसको मैग्नीशियम के नीचे प्लेस किया गया। तो यहाँ इस ग्रुप वाले एलिमेंट्स की भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इसी फिनोमिना को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसी ही, पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं हमें, या कुछ चेंज दिख रहा है हमें जो कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं कहूँ, है ना, अभी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि ठीक है हम देख रहे हैं कि साइज़ जो है एटम का नीचे की डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है ना, एटॉमिक साइज़ नीचे की डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, वो भी क्या है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बट अगर हम दूसरी डायरेक्शन में देखें इस साइड को तो साइज़ थोड़ा छोटा होता जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो इन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। अब जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे वो है, सबसे पहला है एटॉमिक साइज़, एटम के साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहला है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ को कई लोग एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, और मतलब सिंपल सी चीज़ है कि साइज़ कितना है एटम का, है ना। तो कई बार क्या हम सिंपल एक एटम ही लेते हैं, तो एक एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे होते हैं शेल्स में। अब कोई भी एटम है, सपोज करो उसके पास 2 शेल्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है, यानी कि लिथियम है। तो इसका जो एटॉमिक साइज हम कहाँ से मेजर करेंगे, न्यूक्लियस के सेंटर से सबसे बाहर वाले शेल तक का, ये इसका रेडियस बन गया, है ना। सर्कल की तरह हो गया ना, सर्कल का रेडियस हम ऐसे ही निकालते हैं एक्सक्यूज मी। चलिए, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक का इसका जितना भी डिस्टेंस है दैट इज़ योर रेडियस, है ना, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये जो एटॉमिक साइज़ है या एटॉमिक रेडियस है, इसका डेफिनेशन आपको जब भी आपको प्रॉपर्टीज़ लिखने को आए तो पहले डेफिनेशन बता देना कि व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड एन एटम ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, है ना। या अगर कई बार क्या होता है कि हम सिंपल एक सिंगल न्यूक्लियस को या एक सिंगल एटम को नहीं लेते, हम सपोज कर रहे हैं कि ठीक है हमने H2 की बात की, H2 में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम इधर है, दूसरा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है इसमें। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, समझ के,
दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर रेडियस। ये भी आपके एटम का साइज, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट होता है, समझ गए। क्योंकि कुछ एक एटम्स सिंगल नहीं मिलते हैं, हमें कई बार कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा दो न्यूक्लियस के बीच का। इसको जब हम हाफ करते हैं, अब देखो ना, हमारे पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, वो तो दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया है ना। इसका जब हम हाफ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम का, ऑलमोस्ट एक हाइड्रोजन एटम का हमें रेडियस मिल जाएगा, समझ गए। तो अगर ऐसे दो कंबाइंड फॉर्म में है कोई, उसका आपने एटॉमिक रेडियस निकालना है, तो पहले उन दोनों न्यूक्लियस के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालो, उसको हाफ कर दो, तो आपका एटॉमिक रेडियाई मिल जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल एक ही एटम है तो उसका तो सिंपल है, न्यूक्लियस और आउटमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। अब इसके यूनिट्स आपने याद रख लेने हैं। एटॉमिक रेडियाई को या एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में और पिकोमीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स, ठीक है। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एटॉमिक साइज किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप नोटिस करेंगे जो हमने अभी नंबर ऑफ़ शेल्स पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी, यही आगे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बिल्डअप करती हैं, उनके लिए यही चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। तो हमने जो नंबर ऑफ़ शेल्स की बात की थी, अब मुझे बताओ कोई भी एटम का साइज़ अगर हम बढ़ने की बात कर रहे हैं तो बढ़ेगा कैसे। अगर उस एटम के बाहर शेल्स, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाएँ तो आपको दिख रहा है साइज़ बड़ा होता जाएगा, राइट। इसलिए एटॉमिक साइज डिपेंड करता है एक तो नंबर ऑफ शेल्स पे, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे। तो नंबर ऑफ शेल्स देख सकते हैं आप, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एटम का साइज ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप, हमने पढ़ लिया है डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, देख लिया हमने लास्ट क्लास में। तो इसलिए एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो हम वो ट्रेंड बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको ये याद रखना है, आपको एक ही रिलेशन याद रखना है, वो है ये कि एटॉमिक साइज, ठीक है, मैं उसको एटॉमिक साइज को शॉर्ट में लिख लेती हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। आई होप आपको दिख रहा हो, है ना। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ये क्लियर है। अब दूसरी चीज़ जिस पर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स तो होते ही हैं बट साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी काम करता है, ठीक है। उस वजह से थोड़ा सा साइज में कुछ डिफरेंस आ जाता है। वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, बट हम फिलहाल के लिए फोकस करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं दिखता है हमें एज सच, है ना, बट प्रोटॉन के ऊपर हमें चार्ज दिखता है, कौन सा, प्लस चार्ज। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी चार्ज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, समझ गए। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज। तो मैंने बताया यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही न्यूक्लियर चार्ज आता है, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ से पता चलते हैं हमें, एटॉमिक नंबर से, पता है ना, ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एनपी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा प्रोटॉन है, मतलब, है ना, उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतने ज़्यादा प्रोटॉन और उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, समझ गए। जैसे एटॉमिक चार्ज बढ़ता है तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एरो ऊपर की तरफ लगा रहे हो, उसका मतलब ध्यान रखना है इंक्रीज है। एटॉमिक नंबर यानी Z बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में लिखती हूँ, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, समझ गए। ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे बताओ, कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को ये खींच कर रखेगा, है ना। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आपको इमेजिन करो ज़रा, साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा इलेक्ट्रॉन उतना अंदर आएगा और साइज थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। सपोज करो पहले कम पॉजिटिव चार्ज था, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, ठीक है ना, बट अब आपके पास, रुकिए,
ये अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज थोड़ा और बढ़ गया है। मान लो पहले आपके पास +2 पॉजिटिव चार्ज था, अब आपके पास +3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 प्रोटॉन है अंदर। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स फील हुई इसको और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि इतना सा बन गया, इतना अंदर आ गया है इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटॉन का चार्ज हमने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन को इसने अंदर खींचा और साइज छोटा हो गया। दिख रहा है आपको इसका साइज कितना बड़ा है और ये साइज थोड़ा छोटा हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना छोटा साइज होगा, क्योंकि ये उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा। तो लिख सकते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज को मैं NC लिख लेती हूँ, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमने देख लिया है जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज AS लिख लेती हूँ, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे और उस वजह से साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है। नंबर ऑफ शेल्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना कम एटॉमिक साइज, ये आपने याद रखना है बस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं कि भाई तो फिर ठीक है, एटॉमिक साइज नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप जब हम एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब हम चल रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है। तो उसमें अब हम देखेंगे कि क्या होता है। डाउन द ग्रुप हमेशा, आपको पता है हमने किसके ऊपर बात की, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल्स। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा एटॉमिक साइज, क्योंकि नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, है ना। देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज दिख रहा है आपको, बढ़ रहा है ना। बट अब हमने दूसरी चीज़ की बात की थी, न्यूक्लियर चार्ज की। तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, उसका एटॉमिक नंबर 1 था, फिर लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर तो 3 है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ कितना बढ़ा, सिर्फ 2 प्रोटॉन बढ़े एक्स्ट्रा। तो जितनी तेज़ी से नीचे की डायरेक्शन में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज है उससे ज़्यादा क्या होता है, एडिशन ऑफ शेल्स, समझ गए। तो एडिशन ऑफ शेल जो है वो ओवर पावर कर देता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने को, यानी कि एडिशन ऑफ शेल ज़्यादा हो रहा है किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियर चार्ज में बढ़ोतरी के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम स्पीड से बढ़ रहा है, शेल्स जो है वो एकदम हर एक नए पीरियड के साथ नया शेल ऐड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो जाता है। तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज का उतना इफेक्ट नहीं पड़ पाता है और हमारा जो साइज़ है एटम का वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ग्रुप 1 की बात करें तो हाइड्रोजन का साइज़ सबसे छोटा है और सबसे बड़ा साइज़ सीजियम का है इस ग्रुप में। फ्रेंशियम हम क्यों नहीं बात करते, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसका हमारे अभी इतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उसकी हमें पता नहीं चलती हैं, वो रेडिएशंस एमिट करते रहता है। तो इसलिए हम हमेशा बात जब भी करेंगे फर्स्ट ग्रुप की सीजियम तक करेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 ले लो, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज़ है, एस्टेटाइन का सबसे बड़ा साइज़ है उस ग्रुप में, उसी मेन एक ग्रुप की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। बट ये तो हर एक ग्रुप की अपनी बात हो गई है ना, कि अगर हम ग्रुप 1 लेंगे तो साइज़ नीचे बढ़ेगा, ग्रुप 2 का भी अपने ही ग्रुप में साइज़ नीचे की तरफ बढ़ेगा, ग्रुप 13 हो गया उसका भी साइज़ नीचे की तरफ बढ़ेगा, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से हर एक ग्रुप का अपने आपस में कंपेयर किया हमने अपने आप में, है ना, सारे ग्रुप के मेंबर्स का। अब हम बात करेंगे अक्रॉस अ पीरियड। तो समझ आ गया, डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ शेल उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम अक्रॉस अ पीरियड बात करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। तो साइज़ जो है अक्रॉस अ पीरियड आपने याद रखना है डिक्रीज करता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स की बात की हमने, कहा एटॉमिक साइज नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ शेल लेफ़्ट टू राइट क्या कर रहा है, सेम रहता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है ना। एक ही शेल में, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, लिथियम ले लेते हैं।
लिथियम का क्या है 2,1, फिर बेरिलियम आ गया 2,2, मैंने पिछले कल भी बताया आपको ये सब, है ना। 2,3 बोरोन हो गया, फिर कार्बन का 2,4, ऑक्सीजन का 2,6। तो आप देख सकते हैं अक्रॉस अ पीरियड, जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं, अक्रॉस अ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही शेल में बोरोन हो गया, ये इसी में कार्बन भी आ गया, नाइट्रोजन में भी कोई आपको एडिशन ऑफ शेल्स दिख रहा है कहीं पे कि 2,8, नेक्स्ट शेल नहीं दिख रहा है, हर जगह पर 2 ही शेल्स दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बराबर रहता है अक्रॉस पीरियड जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल का कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ नहीं रहे, दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड होती है एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो आप देखो न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। जैसे लिथियम उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, बेरिलियम में 4 हो गए, बोरोन में 5 है, कार्बन में 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उसी शेल में है, इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं हैं, बट आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन अंदर बढ़ रहे हैं। तो जब न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अब वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, तो साइज डिक्रीज होता है जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं। क्लियर है? आई होप बहुत ज़्यादा मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जैसे हम यहाँ से लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल तो बढ़ ही नहीं रहे, बट न्यूक्लियर चार्ज का ही अब बोलबाला चलेगा। नंबर ऑफ शेल्स की वजह से क्या होता था, एटॉमिक साइज बढ़ जाता था, बट यहाँ पर एटॉमिक साइज नहीं बढ़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, अब अंदर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगी अगर न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उस वजह से उनका साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा धीरे धीरे, तो साइज डिक्रीज हो जाता है अक्रॉस अ पीरियड। क्लियर है? बस यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो आपने विद एग्जाम्पल देना है ना। जैसे जो पीरियड है उसमें लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन का साइज छोटा होगा। थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, क्लोरीन का साइज छोटा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्सेप्शंस की बात करते हैं। मैंने आपको देखो फ्लोरीन तक ही बात की, फ्लोरीन के आगे जो नियॉन है उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। मतलब कि जो हमारा इनर्ट गैस है 18th ग्रुप है हीलियम नियॉन आर्गन वाला, उसके बारे में हमने बात नहीं की, है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये है, नोट करना आपने इसको, कि साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैस आर बिगर। अब कन्वेंशनली अगर हम देखें, हमें पता है जब हम लेफ़्ट से राइट की साइड बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ कम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज़ तो यहाँ फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है उसका होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इनर्ट गैसेस का साइज़ सबसे बड़ा होता है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। 2,8 है नियॉन का, हीलियम का 2 है और आर्गन का 2,8,8 है ना। तो इस वजह से, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जब भर जाते हैं ना, सोचो 8 इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा भीड़ होती है उतना ज़्यादा धक्का मुक्की होती है ना। तो वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी, क्योंकि कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन में है इनर्ट गैसेस के वहाँ, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से आप खुद सोचो, जब आप एक दूसरे के साथ अगर खड़े हो और आप जोर लगा रहे हो साइड को, तो ऑब्वियस सी बात है साइज बढ़ेगा, है ना, उस रिंग का साइज बढ़ेगा। 8 लोग खड़े हैं सपोज करो एक रिंग में, छोटी सी रिंग, अगर इतनी सी रिंग है तो 8 लोग बहुत नज़दीक नज़दीक खड़े हैं, है ना। अब वो उनको पसंद नहीं है एक दूसरे को, वो हेट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे और वो खोल देंगे एक दूसरे को, तो वो बड़े बन जाएंगे। तो एटॉमिक साइज इनका सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज़्यादा? क्योंकि इनका कंप्लीट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, 2,8,8 जितना भी है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़, है ना। एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं, एग्जामिनर एक्सेप्शन पर ही फोकस करता है ज़्यादातर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटायंस अनायंस के बारे में। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
ठीक है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है, आपको पूछा जाता है, कैटायंस दिए होते हैं, एनायंस दिए होते हैं, और उनका आपस में साइज आपको पूछा जाता है। तो कैटायंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज। कैटायंस क्या होते हैं? आपके पास कोई भी एक स्पीसी है, सपोज करो ए स्पीसी है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लगाऊं तो वो क्या हो जाता है? कैटायन। अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाऊं वो क्या हो जाता है? एनायन। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसको याद कैसे करना है, आपके पास दो टर्मिनल्स होते हैं हमेशा, कैथोड एंड एनोड, है ना। तो आपने याद रखना है एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो आयन एनोड के पास जाएगा वो एनायन कहलाता है, जो आयन कैथोड के पास जाएगा वो कैटायन कहलाता है। समझ गए? कैथोड के पास कैटायन जाएगा, एनोड के पास एनायन जाएगा। समझ गए? अब ये देखो चार्ज क्या होगा, एनोड के पास एनायन जाएगा, एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव को कौन पसंद करता है? नेगेटिव चार्ज पसंद करता है। तो जो हमारा एनायन आएगा वो कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा, तभी तो वो एनोड की तरफ जाएगा। समझ गए? इस तरीके से समझना है आपने। सिर्फ दो टर्मिनल्स याद रखने हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड के पास कैटायन जाएगा, एनोड के पास एनायन जाएगा। अब चार्ज की बात करेंगे, एनोड हमेशा पॉजिटिव है तो उसकी तरफ एनायन जा रहा है, यानी एनायन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। और कैथोड नेगेटिव है, उसके पास कैटायन आ रहा है, तो मतलब कैटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैथोड की तरफ जाएगा। समझ गए? तो हम यहाँ पर कैटायन की बात करेंगे यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब हमने हमारे एलिमेंट्स के ऊपर पहुंचते हैं। एलिमेंट्स में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इनके ऊपर चार्जेस आते हैं, है ना। हम देखते हैं ना, सोडियम के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, ठीक है, और कैल्शियम के ऊपर हम 2 पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। तो ये सब जो चार्जेस हैं वो कैसे आ रहे हैं? तो सबसे बिल्कुल मैं बेसिक आपको क्लियर करा दूँ कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज कैसे आता है, ठीक है। आपके पास एटम पड़ा हुआ है, सपोज करो हम लिथियम ही ले लेते हैं, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 2,1, है ना। 3 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है? इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 है। समझ रहे हो, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 हैं। ये आपका लिथियम है, इसके पास अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन की वजह से होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 3। यानी कि प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यानी कि लिथियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक। अब बाहर क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। हम पता है हमें कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब खुद मुझे बताओ आप एक चीज़, अगर हमारे पास 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज हैं, सॉरी इसको मैं इरेज कर लूँ यहाँ पर, ठीक है। 5 नेगेटिव चार्ज है, 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पांचों के पांचों पॉजिटिव चार्जेस 5 नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल आउट करते तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रल, 0 चार्ज आएगा, है ना। तो यहाँ पर एलिमेंट्स के केस में हम पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अगर हमारे पास 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमारी स्पीसी है, जो हमारा एटम है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 चार्ज होगा। समझ के? बट अगर यहीं पे मान लो प्रोटॉन कुछ गड़बड़ी हो जाए, प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन की जगह अब क्या आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सपोज करो, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट करेंगे 4 प्रोटॉन्स के चार्ज को, बट एक एक्स्ट्रा चार्ज बच जाएगा ना। एक एक्स्ट्रा चार्ज बच जाएगा, 4 प्रोटॉन को तो 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एटम होगा उसके ऊपर हमें क्या चार्ज देखने को मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। और वो कितना पॉजिटिव चार्ज दिखेगा? एक एक्स्ट्रा है तो एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। समझ गए, है ना। ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज करो कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, सपोज करो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब मुझे बताओ ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 नेगेटिव चार्जेस एक्सक्यूज मी, 3 प्रोटॉन्स को बैलेंस आउट करेंगे और ये नेगेटिव, मतलब 3 प्रोटॉन्स के चार्ज को 3 इलेक्ट्रॉन खत्म कर रहे हैं। बट इसके पास एक्स्ट्रा कितने बच गए हैं चार्ज? पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज बच गए ना। 3 को तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बैलेंस कर लिया। जो 2 प्रोटॉन्स बच गए हैं वो आपको दिख जाएगा स्पीसी के ऊपर
टू पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। समझ आया अब ये चार्जेस कहाँ से दिखते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैटायंस बनते हैं उनके ऊपर चार्ज कहाँ से आता है वो पता चल गया, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की सिंपली, कि कैटायंस होते क्या हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। और हमने देखा कैटायंस यानी कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर +5 है, प्रोटॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना। 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 प्रोटॉन को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब होता क्या है एलिमेंट्स के केस में भी, अब अगर हम लिथियम ले रहे हैं उसमें कितना एटॉमिक नंबर है, 3 एटॉमिक नंबर है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, तभी तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। बट हमें पता है लिथियम किसके नज़दीक है भाई, लिथियम हीलियम के नज़दीक है ना। हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर 2 है, तो लिथियम हीलियम के बराबर होना चाहता है। इसकी टेंडेंसी क्या है, ये जब भी रिएक्ट करने जाता है ये एकदम से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो प्रोटॉन नहीं दे रहा है ना, प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेडियो एक्टिविटी को छोड़कर कोई भी छेड़खानी प्रोटॉन के साथ नहीं होती है, प्रोटॉन वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो लिथियम, जब लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 3 प्रोटॉन्स रह गए, बट इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, 2। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर रहे हैं, बट चार्ज क्या दिखेगा अब बाहर, एक चार्ज दिख जाएगा ना, क्योंकि एक प्रोटॉन है जिसको बैलेंस करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो लिथियम 1 पॉजिटिव, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट Li पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये Li पॉजिटिव क्या बन गया, ये कैटायन बन गया। पेरेंट जो होता है हम इसको बोलते हैं पेरेंट, जो न्यूट्रल स्पीसीज थी लिथियम, जिससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो Li पॉजिटिव बन गया। तो जो Li है ये हमारा लिथियम जो सिंपल है वो क्या बन गया, वो हमारा पेरेंट है। और उससे जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या निकल गया यहाँ पर, कैटायन। समझ के, आई होप क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर अब उन्होंने क्या कर दिया था, उसके पास 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसने गिव अप कर दिया, तो उसको हमने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। और Li पॉजिटिव बन गया, है ना, लिथियम पॉजिटिव। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कह सकते हैं कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसीलिए डेफिनेशन में कहा है कि कैटायंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और उनमें लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम, ठीक है। इसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और उसकी वजह से क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब खुद सोचो, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये जो 3 प्रोटॉन है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अब और ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे। पहले ये 3 प्रोटॉन जो है 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, बट अब तीनों के तीनों प्रोटॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो और ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे, है ना, और जोर से खींचेंगे इन दोनों को, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। 3 प्रोटॉन्स अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, उस वजह से क्या हो जाता है, उस वजह से इनका साइज जो है कैटायंस का छोटा हो जाता है लिथियम से। जो लिथियम नॉर्मल था, न्यूट्रल स्पीसी थी, है ना, उससे छोटा साइज किसका हो जाता है, लिथियम पॉजिटिव का। समझ गए क्यों हो गया साइज छोटा, इसलिए ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की बात करो, चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से जिससे ये बना है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम का मैंने बताया है आपको, जैसे सोडियम है, उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सोडियम का क्या था 281, है ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये नियॉन के बराबर बन जाएगा। अब आप वही बोलोगे ना कि ये लोग क्यों एक्सेप्ट और डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको स्टेबल होना है। तो जैसे रिएक्शन होती है, मान लो सोडियम के साथ कोई और एटम रिएक्ट करना चाहता है, तो उस रिएक्शन के दौरान सोडियम एकदम से क्या करता है, जैसे इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, और खुद क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ, जो नियॉन के बराबर है। अब हम साइज की बात कर रहे थे, तो Na पॉजिटिव कैटायन है, सोडियम इसका पेरेंट एटम है क्योंकि ये सोडियम से बना है ना, न्यूट्रल स्पीसी से। तो इसका साइज क्या होगा कैटायन का, हमेशा छोटा होगा पेरेंट एटम से, ठीक है। क्योंकि पहले क्या थे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, और 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को फोर्स से खींच रहे थे अंदर, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड थी इनकी फोर्स, ठीक है। बट अब क्या हो गया, प्रोटॉन वैसे के वैसे हैं, प्रोटॉन 11 ही हैं सोडियम में, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया 10, तो 11 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अंदर की तरफ, तो साइज छोटा हो जाएगा थोड़ा, इस वजह से Na पॉजिटिव का साइज छोटा होता है Na से। समझ के,
क्लियर है। और मैंने साइड में नोट आपको दे दिया है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ न्यूट्रल एटम, ठीक है। अगर न्यूट्रल एटम है तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि भाई जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यानी कि अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सिंपल, कोई चार्ज नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 11, समझ रहे हो, है ना, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे Na पॉजिटिव की, तो अब मुझे बताओ Na पॉजिटिव में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम ही रहेगा, है ना, बट क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, पहले जब सिंपल था सोडियम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर थे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो जब हम कोई चार्ज वाली स्पीसीज लेते हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितना चार्ज होता है ना उसको हम एटॉमिक नंबर में से माइनस कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में से माइनस कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में ऐड कर लेंगे। ये मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी, अभी के लिए फिलहाल के लिए बस आपको इतना समझना है कि केटायन का साइज हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन उतने के उतने हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं देन द पेरेंट एटम, और उसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रांगली खींचते हैं ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि 11 प्रोटॉन्स अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, उसकी वजह से ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। और हमें पता है ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अंदर, तो उस वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। अब इसका भी कुछ सिमिलर सा एक्सप्लेनेशन है कि एनायन क्यों बड़ा होता है पेरेंट एटम से, क्योंकि हमें पता चल गया है कोई भी एनायन, सपोज करो कि आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन न्यूट्रल स्पीसीज है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, चलिए ठीक है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 17 होंगे। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, है ना, तो एटॉमिक नंबर इज 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, है ना, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स को बैलेंस आउट करें। क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट मैंने आपको बताया है क्लोरीन क्या है, आपके 17th ग्रुप का एलिमेंट है, और ये बिल्कुल नज़दीक होते हैं नोबल गैसेस के, आर्गन के बिल्कुल नज़दीक है, आर्गन 18 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को 17 से 18 बनने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनकी टेंडेंसी है कि जैसे ही कहीं से इसको मौका मिलेगा रिएक्शन के टाइम तो ये एकदम से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो इलेक्ट्रॉन ही सपोज करो क्लोरीन को किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया रिएक्शन के दौरान, है ना, तो एटॉमिक नंबर तो बराबर ही रहेगा, प्रोटॉन में भी कोई छेड़खानी नहीं होती, मैंने बताया है आपको, बट इलेक्ट्रॉन अब बढ़ गए हैं, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18, समझ गए। तो खुद सोचो, पहले 17 प्रोटॉन्स थे यानी +17 थे, फिर नेगेटिव 18 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स को तो कर लेंगे बैलेंस, है ना, इनका चार्ज, बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, वो दिख जाएगा क्लोरीन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसी है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन, है ना। एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, और ये कैसे बन रहे हैं, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखा आपने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन ये एनायंस बन जाते हैं। और यहाँ पर अब हो क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़कर 18 हो गए। उस वजह से क्या हो गया, आप देखो, पहले 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहे थे, बट अब क्या हो गया, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब उसको भी खींच कर रखना पड़ेगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स अब 17 प्रोटॉन्स अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन्स को अब खींच नहीं पा रहे हैं उतना स्ट्रांगली। पहले तो 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन को ईजिली खींच रहे थे आराम से, है ना, और एक साइज था इनके एटम का, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा कुछ साइज था इनका, ये न्यूक्लियस है ना, 287, बट अब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब प्रोटॉन तो 17 ही हैं,
अब ये उतना इफेक्टिवली, अब इसका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में लग जाएगा, तो इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएंगे। और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी शेल में ऐड हो गया ना, 288, देखो 288 बन गया है, बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, साथ में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो गई, क्योंकि जगह कम है और इलेक्ट्रॉन आपस में भिड़ने लग गए हैं। उस वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से कि जो प्रोटॉन्स हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम कम लगेगी हर इलेक्ट्रॉन पे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन्स उतने ही रह गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग गई है, क्योंकि बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उस वजह से भी दोनों के इफेक्ट की वजह से अब साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, समझ गए, साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एनायन इज़ लार्जर देन द पेरेंट एटम। तो आपने याद रखना है, कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, ठीक है ना। बट ये हर केस में नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी एटम ऐसा नहीं है ना कि वो Na पॉजिटिव बना रहा है तो Na नेगेटिव भी बनाए, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। तो हम अगर सेम, जो मैंने यहाँ पर ये जनरलाइज्ड टर्म लिखी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है ना। जैसे सोडियम है वो हमेशा सोडियम पॉजिटिव ही बनाता है, ठीक है। क्लोरीन है वो हमेशा Cl नेगेटिव ही बनाता है। और जो एनायन होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं साइज में, है ना। क्लोरीन का Cl नेगेटिव का साइज बड़ा होगा Cl से, ठीक है। और Na पॉजिटिव का साइज छोटा होगा Na से, ठीक है। तो वही बात मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखा है कि जो भी पेरेंट होगा, अगर सोडियम है तो उसका साइज बड़ा होगा अपने कैटायन से, Na पॉजिटिव से। बट अगर पेरेंट आपके पास Cl है तो उसका क्या बनेगा, एनायन बनेगा, और एनायन का साइज बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, समझ के, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है ना। कुछ अगर आपको डाउट्स होते हैं ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो मुझे। लास्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक आज का, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं हम, मतलब कि ऐसे आयंस, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, है ना, तो ऐसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है, याद रखना है, दोज आयंस इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम और इक्वल, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ठीक है। अब इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे Na पॉजिटिव ले लो। अब मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल क्यों हमने इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना, बट मेरे पास चार्ज बन गया है प्लस, पॉजिटिव चार्ज है। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, बट अब ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि प्रोटॉन बढ़ गए हैं। मतलब ऐसा हो सकता है, प्रोटॉन में तो कोई छेड़खानी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ही या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, उसी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिखता है। इसका मतलब प्रोटॉन ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, और वो भी कितना, 1 पॉजिटिव है, यानी प्रोटॉन जो है वो 1 ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इसने पक्का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया और 10 बन गए हैं। इस वजह से 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर रहे हैं, बट एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा Na पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने, Na पॉजिटिव में कितने हो गए, 10, समझ के, है ना। फ्लोरीन की हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो सिंपल 9 जब है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 है, क्योंकि ये सिर्फ फ्लोरीन है, न्यूट्रल स्पीसी। बट जैसे ही रिएक्शन में इसको मौका मिलेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि तब ये किसके बराबर बनेगा, नियॉन के बराबर। तो नियॉन के बराबर बनने के लिए बस 1 इलेक्ट्रॉन आने की देर है, और जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये फटाक से गेन कर लेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 9 ही रह गया है, बट इसने अब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और इसने कितना बन गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, है ना। उस वजह से क्या हो गया, 9 प्रोटॉन्स ने 9 इलेक्ट्रॉन्स को तो बैलेंस कर लिया, बट एक्स्ट्रा जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है वो इसके ऊपर चार्ज की फॉर्म में दिख गया, F नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो उस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब उसमें, फ्लोरीन में कितने हो गए हैं अब, 10, ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए फ्लोरीन में, 10। अब आप देख सकते हो Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हालांकि ये अलग अलग एटम्स हैं, बट ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, समझ के। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं नोट करने वाली, वो ये हैं कि सबसे पहले तो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम या इक्वल रहेंगे, है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होता है तो इनका साइज अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अब सेम हो गए ना। जैसे यहाँ पर हमने लिया है Mg2 पॉजिटिव,
Na पॉजिटिव, F नेगेटिव और O2 नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। अब साइज जो है वो इनका डिपेंड करेगा ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऐसे नंबर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा उनका साइज बताओ। अब तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। तो अब इसको किस बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, इनके साइज को, तो हम देखते हैं अब साइज इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटोन पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो उतना ज़्यादा छोटा उनका साइज होगा। समझ के? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा अब, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटोन जिसका ज़्यादा होगा उसका साइज उतना कम हो जाएगा। समझ के? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना कम छोटा साइज होगा उतना। समझ के? है ना? तो यहाँ देख लो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए 12। मैग्नीशियम का क्या होता है 282, एटॉमिक नंबर इज 12, है ना। अगर हम Mg2 पॉजिटिव करें यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए हैं, है ना, तो इसके पास कितना हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है Na पॉजिटिव के बराबर, है ना। Na पॉजिटिव में भी 10 थे, फ्लोरीन में भी 10 है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर 28, सॉरी रुकिए एक मिनट, 28 नहीं है 26, है ना। जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है उसका एटॉमिक नंबर, यानी 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, अब हमने 2 नेगेटिव कहा यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए होंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये 2,2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 2O2 नेगेटिव बन जाता है, 2,8 बन जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स की स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। साइज का कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ प्रोटोन से। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो प्रोटोन कभी भी चेंज नहीं होते, एटॉमिक नंबर के बराबर ही है 12। सोडियम कितना है 11 एटॉमिक नंबर पे विद 11 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, है ना। फ्लोरीन भी 9 एटॉमिक नंबर है, 9 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर है, यानी कि 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब आप देखो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना छोटा साइज, यानी कि 12 सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो मैग्नीशियम का सबसे छोटा साइज। फिर सोडियम पॉजिटिव, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो ये मैग्नीशियम से थोड़ा बड़ा होगा बट फ्लोरीन से छोटा होगा। फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स है, O2 नेगेटिव के पास सबसे कम प्रोटॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है, तो सबसे बड़ा साइज होगा ऑक्सीजन का। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर रखेगा ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जितना ज़्यादा होंगे, अब खुद सोचो 10 इलेक्ट्रॉन पे अगर हमारे पास 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए लगेंगे तो वो ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे और साइज सबसे छोटा होगा। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, अब 12 से तो कम ही फोर्स लगेगी, मतलब 12 प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना 10 इलेक्ट्रॉन्स पे, तो साइज उतना छोटा होगा। 11 प्रोटॉन्स थोड़ा फोर्स लगाएंगे बट 12 के कंपैरिजन में कम फोर्स है, कम प्रोटॉन्स हैं, तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर प्रोटॉन 9 हो गए, फिर 8 तो बहुत ही कम हो गए, है ना। इस तरीके से हम साइज को यहाँ कंपेयर करते हैं कि O2 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें सबसे कम प्रोटॉन है, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है क्योंकि उसमें प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया हो। तो ये वाली क्लासेस में मैं थोड़ा डिटेल में चल रही हूँ। ये क्लासेस उन लोगों के लिए हैं जो अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, जिनको छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करना है। आपको कभी भी ऐसे फील नहीं करना है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आप सीखोगे तभी आपको सब कुछ आएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप सर्च करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आपको वो चीज़ आएगी ही आएगी। बस देर क्या है, आपको बस पढ़ना पड़ेगा। और आपको इसमें कोई इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी आपके जैसे ही स्टार्ट किया था, मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र किया एंड आई हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स। मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती थी साइंस में, तो मुझे हमेशा एक गाइड की ज़रूरत महसूस होती थी, और उसी लिए मैंने ये क्लासेस लाई हैं। जिस तरीके से मुझे उस टाइम पे समझनी थी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको आज वैसे समझाऊँ। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।